सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वंस अगेन आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में आज हम लोग चैप्टर 6 को देखने वाले हैं, जिसके लिए आप सभी लोग काफ़ी डिमांड कर रहे थे कि सर चैप्टर 6 को भी जल्द से जल्द अपलोड कर दीजिए। तो इसी क्रम में आज हम लोग चैप्टर 6 को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चैप्टर 6 जो है वो आपका है उपक्रम की स्थापना, सेटिंग अप ऑफ एन इंटरप्राइज। ठीक है, उपक्रम की स्थापना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि कोई भी उद्यमी जो है अपना जब इस उपक्रम स्थापित करने जाएगा, अर्थात उपक्रम स्थापित करेगा, तो उससे पहले उसको किन बातों पर ध्यान देना होगा। ठीक है, वो उपक्रम स्थापना का क्रम क्या होगा, ठीक है, कैसे वो उसको उपक्रम को स्थापित करेगा, उससे किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, इन सभी बातों को हम लोग इस चैप्टर में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, उपक्रम का चुनाव कर लेने के बाद अब साहसी उद्यमी इसे स्थापित करने की बात सोचता है। उपक्रम कहाँ स्थापित की जाए, कैसे और कब स्थापित की जाए, इन तथ्यों पर विचार करने के लिए सर्वप्रथम उसे यह सोचकर चलना चाहिए कि उपक्रम का आकार लघु स्तरीय में आरंभ में ही रखा जाना चाहिए, क्योंकि एक तो इसकी स्थापना सुगम होती है, फिर लघु स्तरीय होने के चलते इसे अनेक प्रकार की सरकारी रियायतें भी प्राप्त होती है। देखिए, तो नेक्स्ट चैप्टर में, इससे प्रीवियस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा कि कोई भी उद्यमी किसी उपक्रम का चुनाव कैसे करेगा, उसे किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, किन किन समस्याओं को ध्यान में रखना चाहिए, वो हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ लिया है। इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे कि उपक्रम का चुनाव कर लेने के बाद उसे स्थापित कैसे करें। ठीक है, कैसे उसकी स्थापना करेगा। तो स्थापना के क्रम में कहा गया कि पहला प्रथम शुरुआत में जो है आपका उपक्रम का आकार है वो लघु स्तरीय होना चाहिए, मतलब छोटा आकार का होना चाहिए उपक्रम। इससे क्या होता है, इसकी स्थापना में सुगमता होती है, मतलब आसानी से इसको स्थापित कर पाते हैं। फिर क्या है, लघु स्तरीय उद्योगों को सरकार के द्वारा भी बहुत सारी रियायतें मिलती हैं। तो प्रारंभ में अगर आपका उपक्रम का स्तर लघु स्तरीय है तो इससे आपको सरकारी रियायतें भी मिलेगी, और इसके साथ साथ आसानी से आप इसे नियंत्रित कर पाएंगे और अपने मन के अनुसार इसे ढाल पाएंगे। ठीक है, तो मतलब कहने का तात्पर्य यही है कि प्रारंभ में आपको उपक्रम का आकार जो है वो थोड़ा छोटा स्तर, मतलब लघु स्तरीय ही होना अच्छा होता है। देखिए, किसी भी उपक्रम का जन्म लेने में दो शक्तियाँ ठीक उसी तरह कार्य करती है जैसे बच्चे के जन्म लेने में माता पिता। जब साहसिक की योग्यता, क्षमता, ज्ञान एवं सृजनशीलता बाजार की वर्तमान अवस्था से संतुलित हो जाती है तो नए उपक्रम का जन्म औद्योगिक और व्यापारिक जगत में होता है। मतलब जब एक उद्यमी का योग्यता, क्षमता, सृजनशीलता और बाजार की शक्ति आपस में संतुलित हो जाती है तो एक नया उपक्रम स्थापित होने का क्रम, मतलब प्रोसेस शुरू हो जाता है। इस उपक्रम रूपी बच्चे के जन्म से पहले साहसी इसकी रणनीति बना लेता है, क्योंकि सिर्फ उपक्रम को पैदा कर देना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि ऐसे उपाय बनाकर रखने होते हैं कि यह उपक्रम औद्योगिक जगत में बढ़े और फले फूले। ठीक है, तो कहा गया कि सिर्फ उपक्रम को स्थापित कर देना ही पर्याप्त नहीं होता है, इसे आगे बढ़ाते रहना चाहिए। ठीक है, और निरंतर इसका विस्तार करते रहना चाहिए। तो चलिए हम लोग सीधे टॉपिक पर आते हैं, और इसके अंतर्गत हम लोग जिन बिंदुओं पर विचार करने जा रहे हैं, जिन बिंदुओं को पढ़ने जा रहे हैं, ये बिंदु आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आप इसे कॉपी में नोट कर लीजिए या फिर इसके स्क्रीनशॉट लेके आप नोट्स बना लीजिए। ठीक है, और इस चैप्टर से भी आपको लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में एक क्वेश्चन अवश्य मिलने के चांसेस रहते हैं, या फिर अथवा में आपको एक क्वेश्चन इस चैप्टर से आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसको अच्छे से समझिए। देखिए, उपक्रम स्थापना से पूर्व ध्यान देने योग्य बातें। किसी भी उपक्रम को स्थापित करने हैं तो उससे पहले आपको किन बातों पर ध्यान देना होगा। ठीक है, किन बातों पर विचार करना होगा, सोच विचार करना होगा। देखिए, किसी भी उपक्रम को चलाने में 5 M की आवश्यकता होती है। ये 5 M क्या है? मैन, मटेरियल, मशीन, मनी और मार्केट। ठीक है, मैन यानी श्रम, मटेरियल यानी कच्चा माल, संयंत्र जिसे मशीन कहते हैं, मनी मुद्रा, और मार्केट यानी बाजार। देखिए, जिस तरह मानव शरीर का निर्माण 5 तत्वों से होता है, उसी प्रकार उपकरण रूपी शरीर के निर्माण में भी उपयुक्त 5 तत्वों का उचित समावेश आवश्यक है। यानी आपका उपक्रम के लिए इन 5 तत्वों का, मैन, मटेरियल, मशीन, मनी और मार्केट का होना आवश्यक है। इनका
उचित समावेश होना आवश्यक है। अतः उपक्रम के जन्म के लिए इन 5 तत्वों का अध्ययन आवश्यक है और किसी उपक्रम का जन्म के लिए हमें भी इन 5 तत्वों पर अधिक फोकस करना पड़ता है। ठीक है, देखिए पहला क्या है, अब आइए एक एक बिंदुओं को हम लोग आसानी से समझते हैं। पहला है श्रम यानी मैन। उपक्रम के समस्त साधनों में श्रम ही एक सक्रिय साधन है जो अन्य सभी साधनों को क्रियाशील बनाता है तथा किसी भी अनुपयोगी चीज़ को उपयोगी बना देता है। देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उपक्रम के सभी साधनों में क्या है, एक मनुष्य ही यानी श्रम ही एक सक्रिय साधन है। ठीक है, और श्रम क्या करता है, अन्य सभी साधनों को सक्रिय बनाता है या क्रियाशील बनाता है। ठीक है, उदाहरण के लिए कोई भी आपके पास अगर मशीन है तो आप वो अपने आप काम तब नहीं कर पाएगा जब तक आप स्वयं उसे ऑपरेट ना करें। ठीक है, हालांकि कम से कम आप उसे ऑन करने के लिए भी श्रम की आवश्यकता होगी। ठीक है, वो खुद ऑन भी नहीं होगा। तो मतलब कहा गया है कि श्रम जो है एक सक्रिय साधन है और श्रम ही अन्य सभी साधनों को क्या करता है, क्रियाशील बनाता है, मतलब काम करने की स्थिति में लाता है या फिर उपयोगी बनाता है। अतः अच्छी श्रम शक्ति के आधार पर ही उपक्रम की सफलता सुनिश्चित की जा सकती है और आपका उपक्रम सफल तभी होगा जब आपके पास अच्छा श्रम होगा। ठीक है, उपक्रम को चलाने के लिए कुशल अर्थात स्किल्ड तथा अकुशल अनस्किल्ड दोनों ही तरह के श्रम की जरूरत होती है। फिर इन श्रमिकों में से उचित काम लेने के लिए प्रबंधकीय कर्मचारियों की आवश्यकता होती है। ठीक है, आपके पास जो श्रम है उन श्रम को नियंत्रित करने के लिए भी आपको श्रम का ही एक रूप प्रबंध के रूप में चाहिए। ठीक है, जो आपके पास कर्मचारी है उनको नियंत्रित कौन करेगा, मैनेजर करेगा। ठीक है, तो आपके पास प्रबंध यानी प्रबंधक के रूप में भी एक श्रम की आवश्यकता होती है जो उसके अंतर्गत कार्य करने वाले श्रम को नियंत्रित करता है। अतः उपक्रम में श्रम शक्ति योजना तैयार करके योग्य प्रशिक्षण कर्मचारियों की नियुक्ति पहले कर लेना चाहिए जो उपक्रम के प्लांट मशीन को ठीक से चला सके। ठीक है, तो और उपक्रम में कैसे लोगों को आपको नियुक्त करना चाहिए, जो प्रशिक्षित कर्मचारी होंगे। ठीक है, और यदि नहीं है तो उनकी व्यवस्था करनी चाहिए। देखिए उपक्रम के लिए सही प्रकार के व्यक्तियों का चुनाव करना आवश्यक है, नहीं तो समय श्रम और धन की बर्बादी होगी। यदि आपके जो श्रमिक हैं कर्मचारी हैं वो सही नहीं है तो क्या होगा, आपको समय श्रम और धन की बर्बादी निश्चित है। ठीक है, समय समय पर कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने और अभिप्रेरित करने की योजना भी बना लेनी चाहिए और समय समय पर क्या होगा, आपको आपके जो कर्मचारी हैं उनको प्रशिक्षित करते रहना होगा और अभिप्रेरित करते रहना होगा। प्रशिक्षण क्यों, देखिए क्योंकि दिन प्रतिदिन टेक्नोलॉजी में परिवर्तन हो रहा है तो उस हिसाब से आपको जो कर्मचारी है उनको भी अप टू डेट रहना होगा। उदाहरण लेते हैं, अगर हम लोग हाल ही 2017 में जीएसटी आया तो कंपनियों में क्या किया गया कि उनके कर्मचारियों को जीएसटी से अवगत कराया गया। ठीक है, जीएसटी से रिलेटेड कार्य से अवगत कराया गया। तो मतलब आपके जो कर्मचारी होंगे उनको अप टू डेट रखना होगा। ठीक है, अप टू डेट रखना होगा और समय समय पर उनको मोटिवेट भी करते रहना पड़ेगा। दूसरा क्या है, कच्चा माल यानी मटेरियल। देखिए यदि उपक्रम उत्पादन से संबंधित है तो स्थापना से पूर्व कच्चे माल की उपलब्धता, किस्म, मूल्य, आपूर्ति की निरंतरता आदि पर भी विचार करके इसकी व्यवस्था कर लेनी चाहिए। कच्चे माल के अभाव में उत्पादन की सारी प्रक्रिया ठप हो जाएगी। तो आप अपने उपक्रम में जिस प्रोडक्ट को बना रहे हैं उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको कच्चे माल की आवश्यकता होगी। ठीक है, यानी रॉ मटेरियल की आवश्यकता होगी। तो आपको ध्यान रखना होगा कि रॉ मटेरियल जो है वो उपलब्ध हो सही समय पर, सही किस्म का हो। ठीक है, उसका मूल्य सही हो और वो निरंतर उपलब्ध हो, आपूर्ति की निरंतर मतलब आपको निरंतर मिलता रहे, बीच बीच में रुकावट नहीं होनी चाहिए आदि पर विचार करके इनकी व्यवस्था करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि अगर आपको कच्चा माल नहीं मिलेगा तो आप उत्पादन नहीं कर पाएंगे और उत्पादन नहीं कर पाएंगे तो आपका पूरा ये बिजनेस ठप हो जाएगा। ठीक है, तो आपको कच्चे माल पर ध्यान देना होगा। कच्चा माल कैसे होना चाहिए, आपको निरंतर मिलना चाहिए। ठीक है, और आसानी से मिलना चाहिए और साथ ही साथ आपको कम लागत पर भी मिलना चाहिए, क्योंकि यदि आपको कच्चा माल मिल रहा है जिसकी लागत आपको बहुत अधिक आ रही है तो जाहिर है कि आप जो प्रोडक्ट बनाएंगे उसका प्राइस भी आप अधिक रखेंगे और अधिक प्राइस क्या होगा, आपको प्रोडक्ट को कंपटीशन में दिक्कत करेगा। ठीक है, आपको अगर आपके जैसा ही प्रोडक्ट कम मूल्य पर मिल रहा है
और सेम क्वालिटी का, तो लोग आपके प्रोडक्ट नहीं खरीद के उस प्रोडक्ट को खरीदने जाएंगे। तो आपको आपके कच्चे माल यानी रॉ मटेरियल के लागत पर भी ध्यान देना होगा कि वो सही लागत पर मिले और आसानी से मिले। नेक्स्ट क्या है, संयंत्र, मशीन। उत्पादन चाहे बड़े या छोटे किसी भी पैमाने पर होता हो, इसके लिए संयंत्र की आवश्यकता पड़ती ही है। उपक्रम आरंभ करने से पूर्व उसमें लगने वाले संयंत्र एवं उपकरणों की खरीद पहले कर लेनी चाहिए। खरीदते समय संयंत्र की तकनीक, इसे चलाने वाले तकनीशियन की उपलब्धता, संयंत्र की क्षमता, किस्म, मूल्य, मरम्मत की सुविधा आदि पहलुओं पर भी अच्छी तरह से विचार कर लेना चाहिए। तो इसमें कहा गया है कि आप जिस प्रोडक्ट को बना रहे हैं, ठीक है, तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको किसी न किसी प्रकार की मशीन की आवश्यकता पड़ेगी ही, और अभी के युग में तो बिना मशीन के आपका उत्पादन संभव नहीं है। ठीक है, तो आपको इसके लिए संयंत्र यानी मशीन की व्यवस्था करनी होगी। मशीन कैसे होना चाहिए, मशीन भी आपको आसानी से मिलना चाहिए। ठीक है, और इसमें क्या है, उसकी क्षमता अच्छी होनी चाहिए, उसकी किस्म अच्छी होनी चाहिए, उसका मूल्य भी आपके बजट में होना चाहिए। साथ ही साथ अगर मशीन में किसी प्रकार की टूट फूट होती है या ब्रेकडाउन होता है तो उसे मरम्मत करने की भी व्यवस्था होनी चाहिए। इन सभी बातों पर आपको ध्यान देना होगा। तो मशीन की व्यवस्था होगी। अब क्या चाहिए आपको, मुद्रा यानी मनी। देखिए, मुद्रा अर्थात पूंजी उपक्रम का जीवन रक्त है, इसके बिना उपक्रम की कल्पना ही नहीं की जा सकती। देखिए, मुद्रा अर्थात पूंजी उपक्रम का जीवन रक्त है, इसके बिना उपक्रम की कल्पना ही नहीं की जा सकती। अगर आप किसी भी उपक्रम को स्थापित करना चाहिए, कोई बिजनेस आप करना चाह रहे हैं, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या बात आती है, पूंजी की। ठीक है, आप सबसे पहले सोचते हैं कि इस बिज़नेस को चलाने के लिए या फिर उस उपक्रम को स्थापित करने के लिए आपके पास पैसा कहाँ से आएगा, पूंजी कहाँ से आएगा। तो इसीलिए जो है पूंजी को उपक्रम का जीवन रक्त कहा गया है, जिसके बिना आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, उपक्रम की कल्पना भी नहीं कर सकते। कल्पना के दौरान भी आपको पूंजी की आवश्यकता महसूस होगी। आपको सबसे पहले यही बात ध्यान में आएगा कि आप उसके लिए पूंजी कहाँ से जुटाएंगे। ठीक है, उपक्रम में लगने वाला अस्थायी पूंजी तथा चालू पूंजी की व्यवस्था आवश्यकता निर्धारित करके इसे जुटाने के स्रोत की व्यवस्था करनी चाहिए। तो उपक्रम में दोनों प्रकार के पूंजी की आवश्यकता होती है, अस्थायी पूंजी और एक चालू पूंजी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसकी व्यवस्था कहाँ से करेंगे, इसकी व्यवस्था मतलब इसको आप कहाँ से लाएंगे। ठीक है, कहाँ से लाएंगे पूंजी, उसके बारे में आपको सोचना चाहिए। पूंजी की व्यवस्था के लिए कुछ रकम शासन स्वयं लगाता है और बाकी रकम कर्ज के रूप में बैंक या अन्य वित्त संस्थाओं से जुटाई जाती है। तो इसमें क्या होता है कि जो उद्यमी है वो अपने और से कुछ पूंजी लगाता है, मतलब स्वयं कुछ पैसा लगाता है, और कुछ कहाँ से जुटाता है, बैंक से या फिर अन्य वित्त संस्थाओं से लोन के रूप में लेता है और पूंजी की व्यवस्था करता है। तो उपक्रम आरंभ होने के बाद पूंजी की कमी हो जाने पर नुकसान झेलना पड़ सकता है, और यदि आप सही मात्रा में पूंजी की व्यवस्था नहीं कर पाएँ और आप अपना उपक्रम स्थापित कर दिए, तो उसके बाद अगर यदि आपको पूंजी की कमी महसूस होती है तो आपके लिए नुकसानदायक होगा। ठीक है, तो मतलब सबसे पहले आपको पूंजी की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। कहाँ से पूंजी की व्यवस्था करेंगे, कुछ स्वयं लगा रहे हैं, कुछ बैंक से ले रहे हैं, या फिर कुछ अन्य वित्त संस्थाओं से भी लोन के रूप में आप ले सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, बाजार यानी मार्केट। देखिए, उपक्रम लगाने से पूर्व अपने उत्पाद की बाजार में खपत का अंदाज़ा लगा लेना चाहिए। उसी के अनुरूप साहसी उपक्रम में उत्पादन क्षमता रखेगा, क्योंकि मांग से कम और अधिक उत्पादन दोनों ही स्थिति साहसी के लिए हानिकारक है। तो क्या बोला गया है कि उपक्रम लगाने से पूर्व अपने उत्पाद की बाज़ार में खपत का अंदाज़ा लगा लेना चाहिए। आपका जो प्रोडक्ट बना है मार्केट में उसका डिमांड कितना है, ठीक है, कितना वो सेल हो जाएगा, उसका खपत कितना होगा, इस बात का अंदाज़ा आपको पहले ही लगा लेना चाहिए। और कहा गया है कि आपका जो उत्पादन है वो किस अनुसार होना चाहिए, मांग के अनुसार होना चाहिए, क्योंकि मांग से अधिक और कम उत्पादन दोनों ही आपके लिए हानिकारक होगा। देखिए कैसे, अगर मान लीजिए किसी आपका जो प्रोडक्ट है उसका डिमांड बहुत अधिक है, मार्केट में बाज़ार में बहुत अधिक डिमांड है, लेकिन आपका क्या है, उत्पादन क्षमता उतना अधिक है नहीं, आप ज़्यादा उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। तो इससे क्या होगा, जो लाभ आप कमा सकते हैं उस लाभ से वंचित रह जाएंगे। इसके विपरीत यदि आपके उत्पाद की बाज़ार में मांग नहीं है और आप बहुत अधिक उत्पादन कर दे रहे हैं,
तो इससे आपको क्या होगा, लॉस होगा, आपको उसके रख रखाव में और उसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा, ठीक है। तो इस मतलब कहा गया है कि मांग के अनुसार ही आपको उत्पादन होना चाहिए। मांग से अधिक उत्पादन हो तो भी आपके लिए लॉस होगा, मांग से कम उत्पादन हो तो भी आप अधिक लाभ से वंचित रह जाएंगे। तो आपको आपका उत्पादन किस अनुसार रखना चाहिए, आपके प्रोडक्ट के डिमांड यानी मांग के अनुसार रखना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्या है, स्थान, पैलेस। देखिए क्या है, उपक्रम किस स्थान पर स्थापित होगा इसे सुनिश्चित कर लेना चाहिए। इसके लिए वहाँ उपलब्ध आधारभूत संरचना जैसे पानी, बिजली, सड़क, रेल, बैंकिंग तथा सुरक्षा आदि की समुचित व्यवस्था का अवलोकन कर लेना होगा। उक्त स्थान से बाजार तथा कच्चे माल का आवागमन आदि सुगम होना चाहिए। तो जिस स्थान पर आप अपना उपक्रम स्थापित करने जा रहे हैं उस स्थान पर आपको कई सुविधाओं की आवश्यकता होती है, जैसे कि पानी, बिजली, सड़क, रेल, ठीक है, बैंकिंग तथा सुरक्षा आदि। तो आपको उपक्रम स्थापित करने से पहले उस स्थान पर इन सभी सुविधाओं का आकलन कर लेना चाहिए। आपको देखना चाहिए कि उस स्थान पर ये सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं या नहीं, ठीक है। साथ ही साथ आप जो प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है, उस प्रोडक्ट के लिए आपको कच्चे माल की आवश्यकता होती है। तो कच्चा माल आपको कैसे आप तक पहुंचेगा, उपक्रम तक कैसे पहुंचेगा, ठीक है, उसकी व्यवस्था है कि नहीं। और आपका जो प्रोडक्ट बनने वाला है, जो बन जाएगा, उसे आप मार्केट में भेजेंगे तो मार्केट भेजने के लिए भी अच्छी सही व्यवस्था है कि नहीं, मतलब आवागमन का अच्छा व्यवस्था है कि नहीं, उसके बारे में भी आपको अवलोकन कर लेना चाहिए, देख लेना चाहिए, सोच विचार कर लेना चाहिए। नेक्स्ट क्या है, निर्माण प्रक्रिया। देखिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। उपक्रम स्थापना से पहले उत्पाद को उत्पादित करने में लगने वाली प्रक्रियाओं का क्रम सुनिश्चित कर लेना चाहिए। ऐसा होने से उत्पादन का कार्य निर्बाध कंटिन्यूअस गति से चलता रहता है। प्रत्येक प्रक्रिया में लगने वाला समय, आवश्यक सामग्री, यंत्र, उपकरण, कर्मचारी एवं उसकी लागत का पूर्व अनुमान कर लेना चाहिए, ठीक है। तो जो आपका प्रोडक्ट बनने वाला है वो किसी सिंपल प्रोसेस या फिर एक प्रोसेस से बनने वाला है नहीं। आपको प्रोडक्ट कई स्टेजों से होकर बनता है, ठीक है, कई स्टेजों से होकर बनता है, कई प्रोसेस से होकर बनता है। तो आपको उन प्रोसेस का प्रत्येक स्टेज का क्रम सुनिश्चित कर लेना, ठीक है, किस स्टेज के बाद किस स्टेज में प्रोडक्ट जाएगा, उसके बाद किस स्टेज में जाएगा और अंत में आपको प्रोडक्ट बन रहा है। तो इन सभी स्टेजों का, सभी प्रोसेसों का आपको क्रम सुनिश्चित कर लेना चाहिए और देखना चाहिए कि हर स्टेज में, ठीक है, हर स्टेज में आपको कितना समय लग रहा है, ठीक है, कितना समय लग रहा है, कितना रॉ मटेरियल लग रहा है, कैसे उपक्रम की आवश्यकता हो रही है, कितने कर्मचारी लग रहे हैं और आपको हर स्टेज में, हर प्रोसेस में कितनी लागत आ रही है, इस बात का आपको पहले ही अनुमान कर लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रोजेक्ट प्रतिवेदन। देखिए प्रोजेक्ट रिपोर्ट। उपयुक्त सभी तथ्यों का विस्तृत विश्लेषण करते हुए एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार कर लेनी चाहिए। इस रिपोर्ट में भावी उपक्रम का सारा विवरण समाहित होगा, ठीक है। तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है, आपको एक प्रोजेक्ट एक रिपोर्ट के रूप में बनाना पड़ता है जिसमें आप इससे पहले जिन बिंदुओं को पढ़े उन बिंदुओं के बारे में पूरी जानकारी देंगे, ठीक है। साथ ही साथ आपको उपक्रम का सारा विवरण उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होगा। इस रिपोर्ट का काम क्या है, देखिए इस रिपोर्ट को एक आवेदन पत्र के साथ सरकार के उद्योग विभाग में पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन के लिए जमा किया जाना चाहिए। तो ये जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप बनाने जा रहे हैं वो क्यों बना रहे हैं, ये बना रहे हैं आप अपने उपक्रम का रजिस्ट्रेशन के लिए, पंजीकरण कराने के लिए। और पंजीकरण कराने के लिए आपको क्या चाहिए, सरकार को अपने उपक्रम से संबंधित सारी जानकारियाँ उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में आपको देनी पड़ती है। विभाग इस रिपोर्ट के आधार पर उपक्रम का अस्थायी पंजीकरण करके इससे स्थापित करने का आदेश देता है। तो जैसे आप अपना प्रोजेक्ट रिपोर्ट सरकार को सबमिट किया, सरकारी विभाग को सबमिट किया, उसके बाद आपको क्या मिलता है, एक आदेश मिल जाता है, अर्थात आपका अस्थायी पंजीकरण हो जाता है। साथ ही साथ उपक्रम की प्रकृति के अनुसार कई तरह की सुविधाएं और रियायतें भी आपको प्रदान की जाती है। तो इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट का काम क्या है, सरकार को आपके उपक्रम की जानकारी देना और जिसके थ्रू सरकार आपको क्या करती है, एक अस्थायी आपका पंजीकरण हो जाता है और आपको सरकार उपक्रम स्थापित करने के लिए आदेश देती है, ठीक है। इस तरह अब उपक्रम को स्थापित करने का हरी झंडी सिग्नल प्राप्त हो जाता है और अब इसे कार्य रूप देने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। जैसे आपको अस्थायी पंजीकरण का
आपका हो जाता है, आपको उपक्रम स्थापित करने का आदेश मिल जाता है, उसके बाद ही आप उसे व्यवहारिक रूप देने के कार्य में लग सकते हैं। देखिए, तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका उपक्रम स्थापना का क्रियान्वयन। ठीक है, चलिए देखते हैं। अस्थायी पंजीकरण हो जाने के बाद अब साहसी उपक्रम स्थापना के व्यवहारिक कार्य में लग जाता है। इस दिशा में वह अग्रलिखित कार्य करता है। तो इससे पहले जिन बिंदुओं का हमने अध्ययन किया उसमें हम लोग क्या किए, विभिन्न बिंदुओं पर सोच विचार किए, विश्लेषण किए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब उन कल्पनाओं को हमें व्यवहारिक रूप देना है। ठीक है, व्यवहारिक रूप देना है। तो चलिए इस क्रम में हम लोग को क्या क्या करना पड़ता है कि बिंदुओं को अच्छी तरह से समझते हैं। पहला है स्थान व्यवस्थित करना। ठीक है, अरेंजिंग द साइट। देखिए, उपक्रम जिस स्थान पर स्थापित होनी है वहाँ उन सारी सुविधाओं को व्यवस्थित कर लेना चाहिए जो उपक्रम के लिए आवश्यक है, जैसे स्थान तक पहुँचने के लिए आवागमन की व्यवस्था, पानी, बिजली, सड़क आदि की व्यवस्था। ठीक है, तो इससे पहले एक बिंदु था स्थान बोल के, उसमें हम लोग क्या किए, जिस स्थान पर उपक्रम स्थापित कर रहे हैं वहाँ पर विभिन्न सुविधाओं का आकलन करते हैं, हम लोग विश्लेषण करते हैं। इसमें हमें क्या करना है, उन सभी सुविधाओं को व्यवस्थित करना है, मतलब अपने पास लाना है। ठीक है, जैसे कि स्थान के अंतर्गत हम लोग क्या कर रहे हैं, बिजली की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, ठीक है, बैंकिंग वाली व्यवस्था थी, और सड़क आदि की व्यवस्था, मतलब आवागमन की व्यवस्था। इन सभी व्यवस्थाओं को, सुविधाओं को क्या करना है, हम लोग को व्यवस्थित करना है, अरेंज करना है, अपने पास लाना है। ठीक है, तो स्थान व्यवस्था करना मतलब हम लोगों को विभिन्न सुविधाओं जो है उनको व्यवस्थित करना होगा, अरेंज करना होगा। नेक्स्ट क्या है, भवन निर्माण। ठीक है, देखिए, जैसे हम लोग स्थान व्यवस्थित कर लिए, अब हम लोग एक स्टेप ऊपर बढ़ते हैं, मतलब आगे बढ़ते हैं। क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। उपक्रम के लिए कभी कभी औद्योगिक क्षेत्र, इंडस्ट्रियल एरिया में सरकार द्वारा ही स्थान एवं भवन प्रदान की जाती है, इसके लिए किराया लिया जाता है। तो कभी कभी क्या होती है कि हमें सरकार के द्वारा ही भवन आदि, बिल्डिंग आदि और स्थान दोनों ही सरकार के द्वारा दे दी जाती है, और जिसका हमें क्या करना पड़ता है, रेंट चुकाना पड़ता है, किराया चुकाना पड़ता है। यदि ऐसा नहीं है तो निजी एजेंसियों से भी आप अपनी आवश्यकता अनुसार जगह और भवन भाड़े पर ले सकते हैं। अगर सरकारी सुविधा नहीं है तो आप प्राइवेट एजेंसियों के थ्रू भी अपने उपक्रम के लिए स्थान और बिल्डिंग की व्यवस्था करा सकते हैं, जिसके लिए भी आपको रेंट या फिर कुछ अमाउंट पे करना पड़ता है। ठीक है, यदि यह भी संभव नहीं तो आप स्वयं जमीन खरीदकर भवन निर्माण कर सकते हैं, या तथा उत्पादन प्रक्रिया, उपकरण एवं संयंत्र की आवश्यकता अनुसार भवन का निर्माण कर सकते हैं। भवन निर्माण भविष्य में विस्तार को ध्यान में करना आवश्यक है। ठीक है, हितकर होता है। तो बोला गया यदि सरकारी सुविधा नहीं है, ठीक है, प्राइवेट एजेंसियों के द्वारा भी आपको भवन और स्थान नहीं मिल पा रहा, तो आप क्या कीजिए, स्वयं ज़मीन खरीद कर आप बिल्डिंग या भवन बना सकते हैं। और या आपको जो बिल्डिंग बना रहे हो कैसा होना चाहिए, और भविष्य में विस्तार को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए। यदि आप भविष्य में आगे चलकर अपने उपक्रम को बढ़ाना चाहते हैं, बिजनेस को विस्तार करना चाहते हैं, तो आपका बिल्डिंग ऐसा बनना चाहिए जिस पर अब विस्तार का कार्य भी, मतलब आगे भी आप अपने बिजनेस को आसानी से बढ़ा सकें, किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो आपको भवन निर्माण किस अनुसार करना चाहिए, आगे होने वाले आपके बिजनेस के विस्तार को ध्यान में रखकर करना चाहिए। तो भवन निर्माण हो गया। नेक्स्ट क्या है, मशीन एवं यंत्र की स्थापना। ठीक है, देखिए, सेटिंग ऑफ मशीन्स एंड इक्विपमेंट्स। मशीन एवं यंत्र की खरीद सावधानी पूर्वक करना चाहिए, और आरंभ में इसकी स्थापना विक्रेता कंपनी यानी वेंडर कंपनी के देखरेख में ही की जानी चाहिए। तो इसमें क्या कहा गया कि आपको उत्पादन के लिए या फिर अन्य काम के लिए जितने भी मशीन या इक्विपमेंट की आवश्यकता होगी, उनका खरीद क्या है, सावधानी पूर्वक करना चाहिए। यानी आपको देखना चाहिए कि आपको जिन जिन सुविधाओं की आवश्यकता है वो सुविधाएं आपके इक्विपमेंट यानी मशीन में है या नहीं, यानी टूट फूट अगर हो जाता है उसके सुधार की सुविधा है कि नहीं, ठीक है, आसानी से उपलब्ध हो रहा है कि नहीं, उसका कॉस्ट आपके अनुकूल है कि नहीं। तो इन सभी सुविधाओं को देखकर आपको सावधानी से मशीन का क्रय करना चाहिए। साथ ही साथ इसका जो स्थापना होगा, इसका
स्थापना आपको क्या वेंडर कंपनी के देख रेख में ही करनी चाहिए। इससे क्या होता है, ताकि उपक्रम का कर्मचारी इसे देखकर समझ सके, सीख सके तथा इसके संचालन तक उपक्रम के प्रतिनिधि को रोके रहना चाहिए। मतलब जब तक आप उपक्रम स्थापित करिए, आप अपने इक्विपमेंट स्थापित कर लिए, मशीन स्थापित कर ली, साथ ही उसका संचालन तक, उसको चलाने तक कोई कंपनी के वेंडर वहाँ पर रहना चाहिए, वहाँ कंपनी का कोई कर्मचारी वहाँ पर रहना चाहिए जिस कंपनी से आप मशीन खरीदें। इससे क्या होता है कि किसी भी गड़बड़ी को तुरंत ठीक किया जा सकता है। यदि संचालन के दौरान किसी प्रकार की गड़बड़ी आती है तो तुरंत ही उसे ठीक किया जा सकता है। साथ ही साथ क्या है, यदि मशीन की प्रकृति ऐसी है जिसे वातानुकूल प्रक्रिया में रखना आवश्यक है तो इससे वातानुकूल यानी एयर कंडीशन भवन का निर्माण भी करना चाहिए और उसी में रखना चाहिए। अतः ये अगर आपका मशीन ऐसा है जिसे एयर कंडीशनरिंग रूम मतलब वातानुकूल रूम में आपको रखना पड़े तो उसके भी आपको व्यवस्था करनी चाहिए ताकि आपकी मशीन अच्छा से वर्क कर सके। ठीक है, तो ऐसे करके आप अपनी मशीन एवं यंत्र की व्यवस्था कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, जांच उत्पादन। ठीक है, ट्रायल प्रोसेस। देखिए, संयंत्र स्थापित हो जाने के बाद थोड़े कच्चे माल से उत्पादन की प्रक्रिया आरंभ कर देनी चाहिए और देखना चाहिए कि इसमें क्या कमी बेसी रह गई। ठीक है, जैसे आप मशीन स्थापित कर ली तो आप थोड़ा सा कच्चा माल लेके एक ट्रायल प्रोसेस के रूप में थोड़ा सा उत्पादन करना चाहिए, ट्रायल प्रोडक्शन करना चाहिए। इसमें क्या देखना चाहिए कि आपको जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें क्या कमी बेसी रह रही है। ठीक है, प्रोडक्ट में आपको क्या कमी बेसी रह रही है। साथ ही साथ इससे क्या होगा, ऐसा करने से तैयार उत्पाद बाजार में भेजने से पहले उसकी जांच हो जाएगी। यदि कोई सुधारात्मक उपाय की आवश्यकता है तो भी यह संभव है। इससे क्या होगा, आप जैसे ट्रायल उत्पादन कर ली, आप अपना प्रोडक्ट बन गया, आप देख रहे हैं कि उसमें किसी प्रकार की कमी बेसी है कि नहीं। अगर किसी प्रकार की कमी है तो आप उसे आसानी से सुधार सकते हैं। ठीक है, और इससे क्या होगा, जो आपको प्रोडक्ट हो बाज़ार में जाएगा वो किसी प्रकार का कमी बेसी रहित रहेगा, मतलब आपको किसी प्रकार की दिक्कत वाला बात नहीं रहती है। ठीक है, तो आपको ट्रायल उत्पादन के द्वारा आपका प्रोडक्ट को अच्छे से जांच लेना चाहिए, उसकी क्वालिटी को जांच लेना चाहिए और अगर कुछ सुधारात्मक कार्रवाई करना है तो आप उसमें सुधारात्मक कार्रवाई भी कर सकते हैं, मतलब आपको प्रोडक्ट को सुधारने का उपाय भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, पैकिंग एवं वितरण व्यवस्था। ठीक है, पैकिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अरेंजमेंट क्या है, जांच उत्पादन के बाद साहसी देखता है कि सब कुछ ठीक ठाक है। ठीक है, तो विधिवत सामान्य उत्पादन प्रक्रिया चालू कर दी जाती है। इस तैयार उत्पाद को पैकिंग व्यवस्था ठीक से करके इसके वितरण की कार्यवाही की जाती है। इसके लिए पहले से सुनिश्चित मार्ग अपनाए जाते हैं। माल किसी थोक व्यापारी के हाथ में सौंपना है, एजेंट को सौंपना है या खुदरा व्यापारी को या फिर स्वयं सीधे उपभोक्ता तक पहुंचाना है, इन बातों का निर्णय साहसी अपनी सुविधा अनुसार पहले ही कर लेता है। तो जैसे आप ट्रायल उत्पादन कर लिए, ठीक है, एक ट्रायल प्रोसेस में आप देख लिए कि आपका प्रोडक्ट सही बन रहा है, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं, तो जैसे आपका प्रोडक्ट बन गया फिर आप क्या करते हैं, सामान्य उत्पादन प्रक्रिया चालू कर देते हैं। अब मतलब अब धीरे धीरे उसका प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं। ठीक है, इसमें क्या करना है, आपका प्रोडक्ट बन रहा है तो आपका प्रोडक्ट ऐसे ही तो कस्टमर तक पहुंचेगा नहीं, तो आपको क्या करना पड़ता है, उसमें पैकिंग आदि करने पड़ते हैं। ठीक है, आपका प्रोडक्ट खुले हाथ में तो जाने वाला है नहीं, तो आपको प्रोडक्ट की पैकिंग की व्यवस्था करनी पड़ती है। साथ ही साथ अगर आपका पैकिंग व्यवस्था हो गई तो उसके बाद आपको देखना होगा कि आपका प्रोडक्ट कस्टमर तो कैसे पहुंचेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको पहले से योजना बना लेनी चाहिए, पहले से सुनिश्चित मार्ग होना चाहिए आपके पास। कैसे होना चाहिए कि आप थोक व्यापारी के हाथ में दे रहे हैं, होलसेलर को दे रहे हैं, आप किसी एजेंट के थ्रू कस्टमर तक पहुँचा रहे हैं या फिर आप खुद स्वयं सीधे उपभोक्ता तक पहुंचा रहे हैं। इसके बारे में आपको पहले योजना बना लेनी चाहिए और इसके द्वारा आपको आपका प्रोडक्ट कस्टमर तक पहुंचाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बाजार में प्रवेश, एंट्री इनटू द मार्केट। देखिए, पैकिंग और वितरण व्यवस्था दुरुस्त कर लेने के बाद अब साहसी क्या करता है, साहसी का उत्पाद बाजार में दाखिला ले लेता है जहाँ उसकी असली परीक्षा होती है। जब आपका प्रोडक्ट मार्केट में पहुंचता है, मतलब उपभोक्ता तक पहुंचता है, वहीं पर आपके उत्पाद की असली परीक्षा होती है। ठीक है, मतलब आपको उत्पाद आपके जो सोच है उस पर खरा उतर रहा है कि नहीं, वहीं पर उसकी असली परीक्षा होती है। साहसी अपने उत्पाद के प्रति बाजार की प्रक्रिया पर हमेशा चौकसी बनाए रखता है तथा तुरंत अपने उत्पादन प्रक्रिया में बाजार के निर्देशानुसार परिवर्तन लाता है। साथ ही साथ एक उद्यमी को क्या करना चाहिए, अपने प्रोडक्ट पर
पूरी तरह निगाह टिकाए रखना चाहिए कि अगर हमें किसी मतलब बाज़ार में मांग के अनुसार किसी प्रकार कोई अगर परिवर्तन करने की आवश्यकता हो रही है तो तुरंत अपने उत्पादन प्रक्रिया में उसमें कोई परिवर्तन लाना चाहिए, मतलब उसमें सुधार करना चाहिए, जिससे कि आपका प्रोडक्ट बाज़ार में टिके रहे। और इसमें क्या होता है कि जो उपभोक्ता होते हैं उनकी रुचि के अनुसार ही आपका प्रोडक्ट होना चाहिए। तो एक उद्यमी को वो प्रोडक्ट में अगर किसी प्रकार की सुधार करना चाहिए तो उस पर ध्यान देना पड़ता है। ठीक है, अब सब कुछ ठीक रहने पर साहसी अस्थायी पंजीकरण हेतु जिला उद्योग भवन यानी डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट को आवेदन देता है और तब साहसी के या उपक्रम औद्योगिक समाज का एक सम्मानित सदस्य बनकर अस्तित्व में आता है। इस तरह औद्योगिक जगत में उपक्रम रूपी बच्चा जन्म लेकर धीरे धीरे बढ़ता है और अपनी पहचान विशिष्ट रूप में बनाकर साहसी को सम्मान दिलाता है। यदि आपका प्रोडक्ट ठीक है, प्रोडक्ट में डिमांड सही है, आपका प्रोडक्ट बिक रहा है, खपत हो रही है, यानी सब कुछ आपके कंट्रोल में है, ठीक है, तो आपका क्या करना चाहिए। अब पहले हम लोगों का अस्थायी पंजीकरण हुआ था, अब अस्थायी पंजीकरण के लिए जिला उद्योग विभाग में आपका आवेदन देना चाहिए। वहाँ क्या होगा, आपको अस्थायी पंजीकरण आपका हो जाएगा और जैसे आपका अस्थायी पंजीकरण हो जाता है आपका उपक्रम समाज का एक अभिन्न अंग बन के अस्तित्व में आ जाता है, अर्थात मतलब अब आपका उपक्रम पूरी तरह से स्थापित हो गया है, आपका उपक्रम अभी चल रहा है। तो इन बिंदुओं पर हमने क्या देखा कि कैसे हम लोग उपक्रम को स्थापित करेंगे, उसको क्रियान्वित करेंगे। इसमें हम लोग कई बिंदु देखें, क्या स्थान व्यवस्थित करना, भवन निर्माण करना, मशीन एवं यंत्र की व्यवस्था करना, जांच उत्पादन करना, पैकिंग एवं वितरण की व्यवस्था करना, ठीक है, बाज़ार में प्रवेश करना। और बाज़ार में प्रवेश के बाद हम लोग क्या देखें कि हम लोग कैसे करके अपना अस्थायी पंजीकरण सरकार से प्राप्त कर लेते हैं और अपना बिजनेस जो है एक समाज का अभिन्न अंग बन जाता है। तो इस वीडियो में हम लोग इतना ही, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी और मैं कोशिश करूँगा जितना जल्दी हो सके इस चैप्टर का पार्ट 2 भी मैं अपलोड कर दूँ ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। मैंने जितने भी बिंदुएं बताए हैं आप उनको कॉपी में नोट कीजिए, ठीक है, अपने स्तर पर नोट्स बनाइए और मेरे साथ पढ़ते रहिए। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।